ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, रवां माह बिहार में इंतखाबात हुए और जो प्रेडिक्शंस थी कि बड़ा क्लोज कंटेस्ट होगा, बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस था एनडीए, उसके मुकाबले में जो महागठबंधन है जिसमें आरजेडी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये प्रोमिनेंट पार्टीज थी, बड़ा क्लोज कंटेस्ट करेंगी और उसके बाद प्रॉबेबली रिजल्ट्स जो है वो एनडीए के फेवर में जाएं। लेकिन हमने ये देखा कि जब नताइज का ऐलान हुआ तो 243 में से 202 नशिस्तों पर गवर्नमेंट अलायंस एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस था ये 202 नशिस्तों पर कामयाब रहा, जबकि वो अलायंस जो कहा जा रहा था कि बड़ा क्लोज जाएगा, महागठबंधन जिसमें आरजेडी और इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल थे, वो महज 35 नशिस्तों पर कामयाब रहे। तो इसकी वजह क्या है? क्या जो एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच भारत में मौजूदा हुकूमत ने अपनाई हुई है, क्या वो अल्टीमेटली अब नीचे पब्लिक में भी प्रिवेल करती जा रही है? प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे भारत से ज्वाइन किया है रीनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट अजय शुक्ला ने। अजय साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके नज़दीक क्या वजह है कि वो कंटेस्ट जो बड़ा जहाँ पर कहा जा रहा था कि क्लोज कंटेस्ट होगा, बड़ी चंद सीटों के मार्जिन से कोई भी अलायंस जो है वो इसमें फतह याब होगा, ऐसे में हम देख रहे हैं कि एक जानब 202 नशिस्तें और दूसरी जानब सिर्फ 35। देखिए, यदि पहली कहेंगे आप एक लाइन में इसका जवाब देना है तो एक लाइन में जवाब यह है कि हिंदुस्तान में जो बिहार में चुनाव हुए हैं वो चुनाव लूटे गए, वो चोरी किए गए। और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, जितने सेफोलॉजिस्ट हैं, जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, किसी से आप बात करेंगे वो यही कहेगा। जो बीजेपी से या उनकी जो विचारधारा है, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग भले कहें, इस पे कोई कहानी बताएं, लेकिन असलियत ये है नहीं। और मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं, जनता ने नहीं हराया है। जो आवाम है वो महागठबंधन के ही साथ थी, वो कांग्रेस अलायंस के ही साथ थी। अच्छा, अब ये कैसे, मैं इसी को बताना चाहूंगा। तो पहली बात तो ये है कि बिहार में जो मुद्दे थे जिनको लेके सालों साल से कांग्रेस वहां 35 साल से सत्ता में नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो कांग्रेस के ही खिलाफ 1989 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब जनता दल लड़ी थी और उसका साथ दे रही थी यही बीजेपी, जो आज बीजेपी उसी के कुछ लोगों के साथ में है। तो पहली बात तो ये है। अब लेकिन जो आरजेडी रही वो 15 साल रही और उसके बाद में 20 साल से बीजेपी की रिजीम है, जो जनता दल थी उसी से टूटे हुए एक हिस्से के साथ में, बिल्कुल ठीक, जिसे जिसे जेडीयू आज कहते हैं। तो ये तो एक सच्चाई है जो जमीनी हकीकत। अब इस दौरान देखिए क्या हुआ। 1989 के बाद में बिहार में एक भी पीएसयू नहीं लगा, एक भी नौकरी के लिए, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान में। जहां भी जाएंगे आपको लेबर मिलेगा, वो लेबर मिलेगा आपको बिहार का, बिल्कुल ठीक, या जो बिहार का लेबर मिलेगा, चाहे आप, चूंकि हम जहां मैं लखनऊ में बैठा हूं पड़ोसी राज्य है और बिल्कुल हमारी साथ में सीमाएं छूती हैं, तो आप देखिए वो निकल के आते हैं, लखनऊ में भी मजदूरी करते हैं, वो आगे जाते हैं दिल्ली में मजदूरी करते हैं, वो पंजाब में मजदूरी करते हैं, वो हरियाणा में मजदूरी करते हैं, वो गुजरात में मजदूरी करते हैं, वो महाराष्ट्र में मजदूरी करते हैं, वो कर्नाटक में मजदूरी करते हैं, वो तमिलनाडु में मजदूरी करते हैं, वो जाके पश्चिम बंगाल में करते हैं। तो अब आप समझ लीजिए तमाम राज्यों में जहां खुद भी गरीबी है, उत्तर प्रदेश कोई बहुत खुशहाल राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जो भूखमरी में माने जाते हैं, गरीबी में बुरी स्थिति में। 80 जिले हैं, 80 में से जहां के 18 जिले इस स्थिति में, वो आप समझ सकते हैं वहां भी लोग आ रहे हैं काम करने बिहार के, क्योंकि बिहार की दशा ये। दूसरी चीज, बिहार में जो कांग्रेस के समय में ही 35 साल पहले जो डिग्री कॉलेजेस,
या दूसरे कॉलेजेस बने थे, मेडिकल कॉलेजेस बने थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बने थे, वही गवर्नमेंट सेक्टर में है। नहीं तो प्राइवेट तो लोग आए, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। सही। और जो गवर्नमेंट के हैं वो सब बर्बादी में। अब मैं आता हूं वहां, अभी चुनाव शुरू होने के पहले जनवरी में जो है, जो मई में कंप्लीट हुआ था, मई में कंप्लीट किया था इलेक्शन कमीशन ने अपना वोटर लिस्ट, और उस वोटर लिस्ट के मुताबिक वहां पर 8 करोड़ 34 लाख वोटर्स थे। लेकिन इन्होंने बाद में 1 महीने बाद ही अनाउंस कर दिया, नहीं हम एसआईआर कराएंगे। ये एसआईआर जो है कभी नहीं हुआ था इसके पहले। इसके पहले एक रिवीजन हुआ था 2003 में, लेकिन वो फेयर एसआईआर से मुराद क्या है अजय भाई, यहाँ पे जरा ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ओके, ठीक है। तो एसआईआर इन्होंने कराया। जब आप करा चुके वोटर आईडी, वो वोटर लिस्ट अपडेट करा चुके, तो फिर दोबारा ये करोड़ों रुपया फूकने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन उन्होंने किया। क्यों किया, इसके पीछे वजह बताते हैं। उन्होंने तब कहा कि हम बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान के रास्ते से जो है आकर के मुसलमान घुस आए हैं, उन्हें घुसपैठिया इन्होंने कहा, और हमें उन्हें खत्म करना है इसके लिए। बहरहाल इन्होंने एसआईआर कराया, एक भी घुसपैठिया नहीं पकड़ा गया। यानी वो सिर्फ कहानी थी। उस बहाने इन्होंने जो किया वो किया कि यहां पर 69 करोड़ वोट काट दिए। 69 लाख, सॉरी, हाँ, 69 लाख वोट काट दिए। सही। अब आप सोचिए कि 69,000 आपने वोट काट दिए, 69 लाख जी, और उसके बाद में आपने नए वोटर 21 लाख जोड़े ला करके, वो जो बीजेपी के एजेंट्स ने या बीजेपी के कार्यालय से लिस्ट दी गई। बिल्कुल। उसमें हमने देखा कि बहुत से लोगों ने पहले दिल्ली के इलेक्शंस में भी वोट कास्ट किए थे, और उन्हीं लोगों ने अब बिहार के इंतखाबात में भी वोट कास्ट किया। नहीं, दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, यानी ये प्रैक्टिस चल रही है। ये 21-22 लाख लोग जो हैं, ये हर स्टेट इलेक्शंस में इधर उधर घूमते रहते हैं। जी जी। तो अब यहां पे ये आइए, अब मैं इसमें जो सबसे बड़ा फिगर बताता हूं, वो फिगर देखिए। जो बीजेपी है वो वहां पर 243 सीट्स हैं, जिनमें बीजेपी 101 सीट पे लड़ी, और बीजेपी को वोट टोटल मिला 1 करोड़ जी, 1,81,000 143 एग्जैक्टली, है ना। हाँ। और जो जेडीयू है उसे वोट मिला 96 लाख 67,000 118 जी। और इसके बाद में यदि आप महागठबंधन में देखेंगे, बड़े जो प्लेयर्स हैं उनमें जेडीयू को मिला, सॉरी, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, जो कांग्रेस अलायंस है, उसको मिला 1,15,40,46,055 वोट जी। और कांग्रेस को मिला 43,74,579 वोट जी। अब मैं दोनों का बताता हूं। जो आरजेडी है, इसे पिछले इलेक्शन में मिला था 97 लाख वोट। सही, यानी उनके तकरीबन 18 लाख वोट करीब ज्यादा पड़े जी, उसको ज्यादा मिला। कांग्रेस को जो मिला था वो 39 लाख मिला था, उनको भी 4 लाख करीब उसका 3.25 लाख वोट जो है बढ़ा है। सही। अब इस स्थिति में इसके अलावा जो छोटे प्लेयर्स हैं उनमें भी इसी तरीके से। बिल्कुल ठीक। अब ये तो हुई एक आपको जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अब पूछे हारे का, हारे वहां है। तो सर अजय भाई ये बताइएगा, मैंने फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करनी। मैं बस लास्ट ही बात कह रहा हूं, हारे कहां है। 202 सीटें ये जीते हैं, और 202 सीट में 128 वो सीटें हैं जिनमें जो वोट काटे गए, उस काटे गए वोट से कम से जीते। ओके, बिल्कुल सही। यानी वो जो वोट काटे गए
जो पॉसिबली जो महागठबंधन वो को मिलने वोट थे। उन्हीं जगह उन्हीं वार्ड में काटे गए जिन वार्ड में कांग्रेस या आरजेडी अलायंस जो है वो पिछली बार प्लस पे था, तो उन्हें लगा कि ये वोट कटेंगे तभी ये सीटें आएंगी। बिल्कुल ठीक। तो उस तरह से चुन चुन के उस जगह के वोट काटे गए। किसी को कहा गया मर गया, किसी को कहा गया कुछ, और उन्हें जिंदा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक जिंदा ले आइए, हम पूरा एसआईआर रोक देंगे, और वहां 15 जिंदा लोग ले जाए गए। तो फिर अजय भाई, ये तो ओवरऑल फिर बीजेपी तो भारत के पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रही है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये 15 लोग गए और बावजूद इसके सिलसिला उसी तरह चलता रहा, आपको नहीं लगता कि फिर ये बहुत खतरनाक होती जा रही है चीजें? और इलेक्शन हो गया जी, इलेक्शन हो गया हैदर भाई जी, रिजल्ट आ गया, सब लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया, विधानसभा नहीं बनने जा रही है, और इसके बावजूद ये स्थिति अभी सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग है। अजय भाई, मुझे बताइएगा, ये जो रवां हफ्ते दिल्ली में लाल किले के सामने एक धमाका हुआ और उसके बाद इनिशियली दिल्ली पुलिस ने ये रिपोर्ट किया कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है। बादजा हमने देखा कि अमित शाह उस जगह का दौरा करते हैं और दौरा करने के बाद वो ये कहते हैं कि हम इसमें मुख्तलिफ एंगल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, पॉसिबली ये टेरर अटैक भी हो सकता है। एज ऑफ नाउ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया एक मरतबा फिर वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें फिर प्लॉट की जा रही हैं ताकि बंगाल में जो इलेक्शंस हैं या दीगर इंडियन स्टेट्स में जो इलेक्शंस हैं उनके ऊपर जो है वो ये चीज़ें असरअंदाज हो सके, और उसके लिए बीजेपी का साथ जो है वो इंडियन मीडिया दे रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक बहुत बड़ी जो सच्चाई है इंडिया के अंदर, और मुझे लगता है शायद आपके यहां भी हो, कि जो यहाँ का कारपोरेट जो है वो सारे मीडिया को हैंडल कर रहा है, और इस देश के ज्यादातर चैनल्स उन्हीं लोगों के पास में है जिन्हें राहुल गांधी बार बार टारगेट करते हैं, अडानी और अंबानी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, या कुछ बीजेपी तो के लोग डायरेक्टली जो चैनल जी, जिन्हें माना जाता है कि वो आज पूरी तरह से नरेंद्र मोदी उन्हें बचाते हैं और वो नरेंद्र मोदी को बचाते हैं, तो आप उससे कोई बड़ी गुंजाइश रखें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत मुफीद होगा। मेरा अपना मानना है कि जो चीजें सामने आ रही हैं सच्चाई है, अभी कुछ क्लियर है नहीं अभी तक, लेकिन जो इनिशियली शायद यही वजह थी कि तीसरे दिन कैबिनेट की मीटिंग बुला के उसके बाद पहली बार ये हिंदुस्तान के इतिहास में हो रहा है कि क्रिमिनल केस में, कोई ब्लास्ट में या कोई भी अटैक में या किसी भी चीज में, पहली बार हो रहा है कि कैबिनेट कमेटी की बैठक बुला के और तब घोषित किया जाता है कि ये टेरर अटैक। उसकी रीजन क्या है? ये कहना चाहिए था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, एजेंसी की बजाय वहां से कहा गया पहली बात। उसके बाद में वही बात एजेंसी भी जस्टिफाई करने में लग गई, और जो एजेंसी लगी उनमें जिस तरह से टारगेट क्यों किया गया, क्योंकि जिस दिन बिहार में दूसरे फेज का इलेक्शन था 122 सीटों पे, उसी के एक दिन पहले हुआ जिसका इंपैक्ट अगले दिन अखबारों में और पूरा रात भर दिन भर मीडिया में चला जी। उससे एक नफरत का माहौल बना मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति, और उसका एक बीजेपी ने फायदा उठाया, उसके अलायंस ने फायदा उठाया। अच्छा, ये सिर्फ नफरत का माहौल था अजय भाई? आप समझते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट तो नफरत का माहौल बन गया, लेकिन विद इन मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक खौफ का माहौल भी बनाया गया स्ट्रेटेजिकली इंडियन मीडिया के इस्तेमाल करते हुए बीजेपी की तरफ से? हालांकि आपको पता है कि दोनों चीजें रही, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में उतना उसको लेके खौफ नहीं बना था। अच्छा। जितना दूसरी कम्युनिटी में नफरत आई उसको लेके, क्योंकि ये नहीं कहा गया, मुस्लिम कम्युनिटी ने तो कंडेम किया, कहा इस तरह की घटना का हम विरोध करते हैं। तो यहां दो बातें खड़ी हो गई। अब जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जब पकड़े जाने लगे
तो मुस्लिम डॉक्टर्स कई पकड़े गए। हमारे लखनऊ से भी एक महिला डॉक्टर है, वो भी पकड़ी गई, उनको भी ये कहा गया कि वो जी। तो इस तरह की स्थितियां आई। अब इसी में जो सबसे बड़ा कनेक्शन आता है कि अब जब आगे बढ़ रही इन्वेस्टिगेशन, तो हरियाणा से डॉक्टर प्रियंका शर्मा पकड़ी जाती हैं, वो हिंदू कम्युनिटी से आती हैं, अनंतनाग में पोस्टेड हैं वो, कश्मीर में। जी, इसी तरीके से कुछ ना कुछ नाम आते हैं। कोई बात नहीं, मैं इस पे, देखिए कम्युनिटी की बात नहीं है, हो सकता है कि उस कम्युनिटी के कुछ जो ऐसे लोग हों जो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली किन्हीं कारणों से वो हो सकते हैं। पूरी कम्युनिटी कहीं पर भी, ना हिंदू ना मुसलमान, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग बीच में हर जगह अच्छे होते हैं, हर जगह खराब होते हैं। तो इसलिए मैं किसी कम्युनिटी को दोष नहीं देता हूं। मैं समझता हूं कि दिल्ली में लाल किले में जहां पर हुआ, इत्तेफाक से मैं वहां से घटना के 10 मिनट पहले ही गुजरा था। अच्छा। तो मैं आगरे से जो है आया था दिल्ली, और दिल्ली से मैं जा रहा था कहीं, तो वहीं पे पास में ही मेरे एक दोस्त रहते हैं, उनके यहाँ उन्होंने बोला कि आइए भाभी को लेके आइए तो चाय पीते हैं। तो चाय पी के वहां से निकले थे, तो मुझे उन्हीं की कॉल आई कि अजय भाई आप ठीक हैं? मैंने कहा क्यों, मुझे क्या हो गया, अभी तो आपके पास से निकला हूं। तो उनका नहीं, वो असल में एक ये अभी तुरंत खबर आ रही है। सही। तो मैंने कहा नहीं मैं तो ठीक हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है। तो बहरहाल, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो जो जगह है वो सिक्योर जोन में आता है। यदि सिक्योर जोन में एक घटना हो रही है, और जिस तरह से बताया जांच एजेंसी ने कि फरीदाबाद हरियाणा में आता है, तो दिल्ली अलग स्टेट है, तो वहां बॉर्डर पे भी रहती है सिक्योरिटी। तो ये आखिर कैसे यहां तक सब चीजें आ गई, कैसे हो गया, ये अपने आप में अब तक बहुत क्या कहेंगे, एक शक है इस पे, सुबह है बहुत सारी, और इसलिए इसमें कहीं ना कहीं लोग इसे फाउल प्ले भी मान रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया अजय भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर किसी दिन बैठेंगे और आपके साथ मज़ीद इन्हीं इशूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, अजय शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बांग्लादेश में जो कल एक अहम फैसला आया है शेख हसीना वाजिद के खिलाफ, उसके बाद अब बांग्लादेश में माहौल क्या है, इसको डिस्कस करेंगे, कहना चाहिएगा। स्टे विद अस।